हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन में नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, हम पहुंच गए थे पार्टीशन तक कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ और उसमें 1911 में 1905 में उसने पब्लिक किया और 1911 में उसका अनलमेंट हुआ। तो ये 1907 से 11 के बीच में, राइट, भारी रिप्रेशन किया गया अंग्रेज़ों द्वारा एक्सट्रीमिस्ट का, क्योंकि मॉडरेट्स ने अपने आप को अलग कर लिया था। यहाँ पे सूरत स्प्लिट हो गया था 1907 में कांग्रेस के अंदर, और सूरत स्प्लिट होने की वजह से जो मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इस वजह से अब हुआ क्या, देखो आगे जैसे ही अनलमेंट हुआ 1911 में, मुस्लिम्स को लगा झटका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि देश को आज़ादी मिले ना मिले। उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि हमें हमारा मेजॉरिटी का एरिया मिल जाए, झुंड में रहना है, ये चाहत थी। तो इस वजह से जो इलाइट मुस्लिम्स हैं वो मिलने पहुंचे वाइस रॉय से। ठीक है, वो मिलने पहुंचे। उस इलाइट मुस्लिम्स के ग्रुप को बोला गया शिमला डेप्यूटेशन। ठीक है, अंडर आगा खान। अब आगा खान कौन था? आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो वो लॉर्ड मिंटो से जाके मिलता है और वो डिमांड करता है सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। मतलब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो आप मुस्लिम्स को। क्यों दे दो? क्योंकि हमने आपकी मदद की है। ठीक है, हमने जो आपका एम्पायर बचाने में जो मदद की, पार्टिसिपेट ना करके हमने खुद को आउट रखा बिल्कुल। बंगाल का जो पार्टीशन में जो चीज़ें हुई, इससे हमने अपने आप को आउट रखा, हम तो बिल्कुल अलग रहे, तो हमने आपका एम्पायर बचा लिया, वरना ये आपको रगड़ देते। 1857 में भी देखो हमारा पार्टीशन खासा था नहीं, तो वरना आपको बच ही नहीं सकते थे। तो इसके चक्कर में आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले भी जाकर के मिले इंग्लैंड में। वो मिले इससे मोरले से, लॉर्ड मोरले से जाके मिलते हैं, साहब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अबे यार, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए क्या मतलब? परचूनी दुकान पे आए हो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए? ये ऐसे वो पहुंच गए, सेल्फ गवर्नमेंट लेना अपने को। और इंग्लैंड वाले फिर से समझ गए कि खेलना है वो अपने को। ठीक है, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 वाले। ठीक, दे केम इन टू बींग टू प्लीज बोथ मुस्लिम्स एंड मॉडरेट्स। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 केम इन टू बींग, ये रहा। ठीक है, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको पता ही होगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का, कि दे इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, है ना, फॉर मुस्लिम्स। इतना ही पे नहीं रुके, मुस्लिम्स को और प्लीज करने के लिए इन्होंने मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के हिसाब से जितना सीट का शेयर मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा दिया। दूसरी चीज़, जो इनकम क्वालिफिकेशंस थी या जो बाकी क्वालिफिकेशन, सोशल क्वालिफिकेशंस थी टू फॉर एलिजिबिलिटी टू वोट करने के लिए, फ्रेंचाइजी की जो एलिजिबिलिटी थी वो हिंदू से कम रखी। तो मुसलमानों को प्रायोरिटी दे दी, सिर्फ इसलिए, उनको कोई मतलब नहीं था मुसलमानों से। ठीक है, क्रिश्चियंस को वैसे भी कोई मतलब नहीं होता मुसलमानों से। ठीक है, ये लेकिन ये रूल करने आए थे, तो इन्होंने इस बात का फायदा उठाया और दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल खेल दिया। अब मुस्लिमों को जो ये प्रायोरिटी मिली, ये इन्हें लगने लगा अपना अधिकार, जो आज़ादी के बाद भी चल रहा है। इनको लगने लगा ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए, हम तो है नेता, हमें तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं, तो ये अंग्रेजों ने खेला। ठीक है, तो प्रोविंशियल काउंसिल्स में अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब जो अंग्रेजों के जो हैं लोग, जो ऑफिशियल्स, उनकी मेजोरिटी नहीं रहेगी। मतलब गवर्नर जनरल बेसिकली जो इंट्रोड्यूस कर अपने ऑफिशियल्स रहते हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है, अब चूंकि नॉन ऑफिशियल्स में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, लेकिन एक तो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल है,
तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। उसमें इलेक्टेड मेंबर तो कोई था ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, उसमें इलेक्टेड मेंबर नहीं था। यहाँ पे ये रहने दो, गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो ऑफिशियल मेंबर्स कहे जाते थे, उसमें इलेक्टेड मेंबर कोई था ही नहीं, गवर्नर उसमें इलेक्शन से नहीं आते। लेकिन उसके बाद जो नॉन ऑफिशियल थी, यानी नॉन ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी उसमें इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे। नॉमिनेट भी किसने किए थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने नॉमिनेट किए थे, और जो ब्रिटिश के हाई कमिशंस थे उन्होंने कमिश्नरेट जो थी उनमें से इलेक्टेड भी हुए थे, ठीक है। चलो, गवर्नर जनरल 1858 के बाद वाइसरॉय बन गया, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो मोरले ने बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने डिमांड किया था वो हमारा रूप मतलब है ही नहीं भाई, हम नहीं देंगे तुमको, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब करना, तुम क्या फालतू की बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है ये सब फालतू, ये सब बड़े लोगों का काम है ना। ही मेड क्लियर दैट ब्रिटिश हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 1909 का जो एक्ट आया उसने साफ कर दिया तुम्हारे लिए नहीं है ये सब फालतू बात, ना फालतू चक्करों में ना पड़ो, हमारे अंदर रहो, ठीक है। तो दिस रिफॉर्म्स वर एन अटेम्प्ट टू रैली मॉडरेट्स एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट, यानी राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। उनका ये तरीका था कि हम मॉडरेट्स को थोड़ा सा खुश कर दो, मुसलमानों को खुश कर दो, बचे बेचारे एक्सट्रीमिस्ट की ये ही नहीं मानना है, बस बाकी थोड़े से कम पे, बाकी सब हर कोई थोड़े थोड़े पे मान ले रहा है। ऐसे उन्होंने रेड किया, फिर रगड़ दिया मतलब एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, ठीक है। तो द फर्स्ट इंडियन हु अपॉइंटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज एडमिटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, 1707 तक का देख लिया ना, बंगाल का पार्टीशन हुआ, उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हुआ, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट देखेंगे, गदर पार्टी देखो आता है बार बार, ठीक है। गदर पार्टी क्या थी, सनी देओल वाली गदर नहीं, ये सैन फ्रांसिस्को वाली गदर है। इट वॉज हेडक्वार्टर वॉज एट सैन फ्रांसिस्को। ये बेसिकली रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, जो बड़े एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, एंड इट वॉज लीडेड बाय लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल के द्वारा ये लीड किया गया था ग्रुप, ठीक है। इसके एक और थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, राज बिहारी बिहारी है, बिहारी नाम था या बिशारी नाम था, ऐसे करके है, बोस, राज बिशारी बोस करके नाम है, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट क्या था, ठीक है। वो भी इससे एसोसिएटेड थे, तो आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गदर पार्टी से एसोसिएटेड कौन कौन से लोग थे, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, वीकली न्यूज़पेपर चलाते थे द गदर, ऑर्गेनाइज फॉर असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, पब्लिश रिवॉल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर एंड लेड बाय लाला हरदयाल। लाला हरदयाल से लीड करते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या था, हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 के आसपास, है ना, 1914 टू 1919 तक आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने सोचा था कि भाई हम लोग जो है रिवोल्ट करना है, इनको असैसिनेशंस करने थे। तो दो इंसिडेंट इनके इस बात के वो बेस बने कि हमें रिवोल्ट करना है, इस बात पर डिसीजन कैसे हुआ, डिसीजन ऐसे हुआ, एक तो वर्ल्ड वॉर 1, तो वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज लड़ रहे थे, तो इन्होंने ये सोचा कि ये सही टाइम है, ये लड़ने में भिड़े हुए हैं, हम अपना देश आज़ाद करा लेते हैं, सही टाइम है, रिवोल्ट कर दो। दूसरा है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था कि एक शिप में लगभग 370-80 लोग थे और वो कनाडा पहुंचा वो शिपमेंट, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने उनको अनशिप करने से, उतारने से मना कर दिया। तो अब ये माना, अच्छा क्या था आपको भी पता होगा, कनाडा इज अ कॉमनवेल्थ, राइट, वो अभी भी इसको ब्रिटिश क्वीन को या किंग को अपना वो मानते हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया मानता है ना। तो वो ऐसा माना जाता था कि कनाडा सरकार अंग्रेज सरकार के इशारे पे काम करती है, तो इसको अंग्रेज सरकार का डिसीजन माना गया और इन्होंने विद्रोह करने की सोची, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा ये यहाँ पे आने के बाद 20-22 तो उन्होंने भिड़ंत हो गई आपस में, जब उतारा नहीं ना उन लोगों को कि अरे यार क्यों नहीं उतरने दो, और ये वो भिड़ंत हो गई, 20-22 लोग मर गए। 20 तो उन्होंने सोचा गदराइट्स ने कि भाई अब जो है ना आर्म्ड रिबेलियन की जरूरत है, लड़ेंगे इनसे, ठीक है। तो दे डिसाइडेड 21 Feb 1915, दे डिसाइडेड 21 Feb 1915 एज अ डेट फॉर आर्म्ड रिवोल्ट, ठीक है। लेकिन प्लान फेल हो गया ड्यू टू ट्रेचरी द्वारा, मुखबिरी के द्वारा प्लान फेल हो गया। क्या हो गया, गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास कर दिया मार्च 1915 में, ठीक है, टू रिप्रेस गदराइट्स,
गदर मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए उन्होंने पास कर दिया 1915। और ये बाद में ना अमेंड भी किया जाता है, मैं बताऊंगा। रोलेट एक्ट जो है ना वो इसको ही अमेंड करता है, दैट इज द अमेंड। रोलेट एक्ट वाज द अमेंडमेंट टू दिस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट विच वाज इनेक्टेड इन मार्च 1915, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, नेशनल रिस्पॉन्स क्या आया, 3 तरह का रिस्पॉन्स आया। एक धड़ ने तो ये बोला कि भाई मॉडरेट्स ने क्या किया, सपोर्ट किया ब्रिटेन को एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, हम यही ड्यूटी है हमारी, ब्रिटेन जो है खतरे में है और हमें सपोर्ट करना चाहिए, वेरी गुड। एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि ब्रिटिश हमारे सपोर्ट के बदले हमें इनाम देंगे, हमें सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, तो उनने भी सपोर्ट कर दिया। और तीसरा था रिवॉल्यूशनरी का ग्रुप, एकदम गदराइट्स टाइप के लोग, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं ना ना यही सही समय है, इनको उखाड़ दो, इनको उखाड़ फेंको। तीनों के डिवाइडेड व्यू थे, लेकिन इनको लग रहा था कि कंट्री फिर कराने का सही समय। तो हकीकत लेकिन ये थी कि इंपीरियल पावर्स अपनी अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए लड़ रहे थे, वो इंपीरियलिज्म को बरकरार रखने के लिए लड़ाई हो रही थी। तो जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 में, उससे आंखें खुल चुकी थी अंग्रेजों की कि भाई ये लोग देंगे नहीं हमें कुछ, चाहे तुम कुछ कर लो ये नहीं देंगे, ठीक है। तो वॉर टाइम्स की वजह से बहुत हाई टैक्सेशन हो गया, वॉर चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है 1909 के बाद, आंखें खुल गई हैं। उसके बाद वॉर चल रही है, वॉर के चक्कर में पैसा चाहिए ब्रिटेन को, ब्रिटेन सब रहा है यहीं से ही लूट रहा है, हमारी ही खाल नोच रहा है, हमारा ही खून चूस रहा है। हाई टैक्सेशन है, फेमाइन वो जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट की, क्या किया कि जितनी भी फूड सप्लाई थी दैट वाज डाइवर्टेड टू दी सोल्जर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिए, होल्डिंग होने लग गई, ठीक है। और किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए लोग आकर तैयार हो गए कि भाई बस कैसे भी अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाओ, भाई त्रस्त हो गए हम, ठीक है। तो हुआ ये कि नेशनलिस्ट्स को लगा कि गवर्नमेंट से कंसेशंस होने के लिए एक पूरे साल काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन चाहिए अपने को, और आगे ऑन द सेम लाइन होम रूल लीग इस्टेब्लिश हुई। इनको लगा कि भाई ऐसे इससे ना रोज की जद्दोजहद करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कैसे करें, तो होम रूल लीग इस्टेब्लिश हुई। होम रूल लीग कब इस्टेब्लिश हुई, किसने की, देखो तिलक को जेल हुई थी 1907-8 में। कब जेल हुई उनको, 1908 में क्यों जेल हुई, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें जो पार्टीशन मूवमेंट है उसमें, जेल हो गई और 1914 में छोड़ा। 1914 में आके बाबूजी नरमा गए कि यार रहन दो भाई, ये सब सही नहीं है। सूरत स्प्लिट हो गई थी तो भी कह रहे थे कि ना ना ठीक नहीं है ये सब, इससे पॉलिटिकल इनएक्टिविटी हो जाती है, इससे हमारा लॉस हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली, हम थोड़ा ये समझो हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीग बनाई 1916 में, इन्होंने बनाई है मार्च 1916, अप्रैल 1916 में इन्होंने बनाई, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने बनाई। इन्होंने कौन सी बनाई, इंडियन होम रूल लीग, और एनी बेसेंट ने बनाई ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, दोनों अलग अलग। देखो ऑन द सेम लाइन होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एंड देन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 2 अलग अलग होम रूल लीग एस्टैब्लिश की। अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916, एनी बेसेंट, ठीक है। पर्पस क्या था, पर्पस था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ होम रूल एज सेल्फ गवर्नमेंट, हमारा जो होम रूल आना चाहिए, जो स्वराज्य आना चाहिए, उसको बेसिकली पॉपुलर करना था मास के बीच में, उन्होंने ऐसा किया। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ डिड नॉट ज्वाइन एज दे फेल्ट कि होम रूल वुड मीन द रूल ऑफ द हिंदू मेजोरिटी एंड इवन द हाई कास्ट, ठीक है, टू मेनली बाई हाई कास्ट, ऐसा उन्होंने सोचा। तो देखो होम रूल लीग जो एजिटेशन था दैट वाज फेडेड आउट बाय 1916। ऐसा क्यों हुआ, 1916 तक फेड आउट कैसे हो गया। शुरू में तो खूब इन्होंने ताम झाम किया, अरे बहुत बढ़िया और मिटना है और सेल्फ होम रूल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अंग्रेज स्मार्ट निकले, इनका आ गया अगस्त डिक्लेरेशन 1917 मोन्टागू का, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त अब ये मोन्टागू और ये वाइसरॉय और ये चेंज हो गए थे, मोन्टागू और फोर्ड रिफॉर्म्स, राइट। तो अगस्त डिक्लेरेशन आ गया 1917 में, जिसने बोला कि हमारा फोकस है सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने पता हुआ ये कि ये कह रहे थे हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, दे ही नहीं रहे, हमें चाहिए। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बोला हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, अब होम रूल लीग बोल रही है हमें भी चाहिए। तो इनने यहाँ सोची भाई ये ना मानेंगे, इनको बोल दो हमारा काम है, हम देंगे, दे दो, कह दो इनको देंगे नहीं देंगे हमारा लोड है, पर देंगे। तो इन्होंने कह दिया
अगस्त ये याद रखना, इस बात को ऐसे याद रहेगा ये कि कब क्या डिक्लेरेशन हुआ ना, ऐसे याद रहेगा। पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला, ठीक है, वहां बात नहीं बनी, ठीक है। उसके इन्होंने सरकार ने बोल दिया हाँ कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, 1909 में मना कर दिया। उसके बाद फिर होम रूल लीग बन गई। अब होम रूल लीग में मेजोरिटी सारे नेता मिल गए और भाई साहब प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मांग रहे हैं और पीछे पड़ गए। साल भर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी ये, इसी पर्पज से स्टैब्लिश हुई। रोज पीछे पड़ रहे हैं अंग्रेजों के, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो मान नहीं रहे। तो उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि यार ठीक है ले लो तुम, हमारा मोटिव है तो कि हम सेल्फ गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में धीरे धीरे वाया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। सो 1917 का जो अगस्त डिक्लेरेशन है वो यही कहता है, ठीक है। तो ओके, सो होम रूल एजिटेशन वाज फीडेड आउट बाय 1919 बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, communal rights during 1917 to 18. The moderates who had joined the Congress after Annie Besant arrest was pacified by the talk of the reforms, right? एनी बेसेंट का अरेस्ट हो गया था, मोन्टागू का स्टेटमेंट आ गया 1917 का, जिसमें विच हैड सेल्फ गवर्नमेंट एज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बेसेंट रिलीज हुई। जुलाई 18 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स वाज अनाउंस्ड and in view of that moderate kept themselves away from the extremist activity from September 1918 onwards. जुलाई 18 में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट हो गया। अब मॉडरेट्स को लगा हाँ कुछ तो मिला और मिलेगा। इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट से अलग कर लिया दोबारा कि नहीं आप बिल्कुल इनका साथ छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशनल के तरीके से प्रेयर और पिटीशन के माध्यम से हमें चीज़ें मिलेंगी, चाहे सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगा, इनको ऐसा लग रहा था। इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया सितंबर से, जुलाई अगस्त सितंबर बस हो गया काम, ठीक है। नाउ एज एनी बेसेंट कुड नॉट गिव प्रॉपर लीडरशिप आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जब अनाउंस हो गए, अब एनी बेसेंट सोच रहे यार अब क्या करें, इन्होंने तो कह दिया सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, अब हम यूँ भी नहीं कह सकते अभी दे वरना ये फिर डाल देंगे मुझे जेल में, ठीक है। तो ये हो गया, तो एनी बेसेंट कुड नॉट गिव एंड दिस होम रूल लीग वॉज लीडरलेस। तब जाके 1920 में गांधी जी से रिक्वेस्ट करी एनी बेसेंट ने और गांधी जी ने इसकी प्रेसिडेंटशिप स्वीकार की। 1920 में गांधी जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट बन गए और इंडिया होम रूल लीग के। अब याद रखना इस बात को, कैसे याद रखोगे, कब हुआ, 1920 में हुआ, 1910 में हुआ, 30 में हुआ, कैसे याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जब आए और उन्होंने बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट हमारा गोल है भाई हमारा गोल, तो 1919 के हैं, 1919 के हैं बेसिकली रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके अगले साल ही होम रूल लीग की खत्म हो गई खेल, उसका वैल्यू खत्म हो गई, एनी बेसेंट को समझ में नहीं आया, तो 1920 में ही अगले साल गांधी जी ने इसकी प्रेसिडेंटशिप ले ली और इसको रीनेम किया स्वराज्य सभा। ये क्वेश्चन आ चुका है शायद प्रीवियस ईयर में कि जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है इसको गांधी जी ने रीनेम कर दिया एज अ स्वराज्य सभा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। तो उसके बाद गांधी जी एक्सेप्टेड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग एंड चेंज द ऑर्गेनाइजेशंस नेम टू स्वराज्य सभा एंड विद इन अ ईयर लीग्ड मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। पॉजिटिव गेन्स क्या थे? इट क्रिएटेड अ जनरेशन ऑफ अर्डेंट नेशनलिस्ट, इट प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर पॉलिटिक्स ऑफ द गांधी की पॉलिटिक्स के लिए प्रिपेयर कर दिया लोगों को। देन अगस्त 1917 डिक्लेरेशन जो था मॉन्टागू का, वो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स उससे इन्फ्लुएंस हुए होम एजिटेशन की वजह से, राइट। वरना नहीं लाते ना, ये सेल्फ गवर्नमेंट देते ही नहीं अगर होम रूल एजिटेशन नहीं होता तो। अब एफर्ट्स ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट टुवर्ड्स द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन वाज फंडामेंटल टू नो। ये याद रखने वाली बात है कि लखनऊ का सेशन था 1916 का। अब इस टाइम तक आते आते गोपाल कृष्ण गोखले प्यारे हो चुके थे ईश्वर को, और फिरोज शाह मेहता भी। फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े ही कट्टर मॉडरेट थे, ठीक है। ये दोनों प्यारे हो चुके थे ईश्वर को, तो अब इनका विरोध करने वाला कोई था नहीं कि नहीं एक्सट्रीमिस्ट से दूर रहना है। और तिलक को और एनी बेसेंट को इनको ये कहानी समझ में आ गई थी कि जो सूरत स्प्लिट था दैट वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर डिड बाय अस, तो इसलिए करना नहीं है, तो इनका रीयूनियन कराया गया। तो लखनऊ का 1916 का जो सेशन था दैट वाज द एफर्ट टू रिवाइव द रिकंसिलिएशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड दिस मॉडरेट्स, राइट। तो देखो लखनऊ सेशन क्या था। द सेशन प्रिजाइडेड बाय अंबिका चरण मजूमदार, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली रीएडमिटेड द एक्सट्रीमिस्ट लेड बाय तिलक टू द कांग्रेस एज बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अंडरस्टूड दैट
सूरत स्प्लिट वॉज अ रेग्रेसिव इवेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड लेड टू पॉलिटिकल इनएक्टिविटी. ऑल्सो द डेथ ऑफ टू मॉडरेट्स गोखले एंड फिरोज शाह मेहता who had led the moderate opposition to the extremist reunion facilitated it. उनका मरण इस बात का फैसिलिटेटिंग बना कि भाई कर लो रीयूनियन. मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्लोजर आ गए क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बात के लिए एग्री हो गए कि ठीक है हम जॉइंट डिमांड पेश करेंगे. ठीक है, देखो कैसे आए. मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस केम क्लोजर बिकॉज ऑफ द annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 हैड annoyed some sections of the Muslim who had supported the partition. ठीक है, जो पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे अनॉय कर दिया तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके. ये बात अलग है कि उनके अपने रिजर्वेशंस थे कि हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अब कांग्रेस को. वो बेसिकली ब्रिटिशर से गुस्सा थे कि तुमने हमें हमारा नहीं दिया जगह, हमें ही छीन ली एनरोलमेंट करके. ये था प्रॉब्लम. ठीक है, तो ब्रिटेन रिफ्यूजल टू हेल्प. अब ब्रिटेन वहाँ पर लड़ाई हो रही है बुरी तरीके से. ब्रिटेन ने टर्की को हेल्प करने से मना कर दिया, बाद में उसके खलीफा को उतार दिया. रहने दो, तुमसे हो गया, व्यवस्था नहीं बनेगी तुम्हारी. जब खलीफा को डिथ्रोन कर दिया तो यहाँ तो चुनूने मच गए लोगों को, मच नहीं थे. तो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं नहीं नहीं, अरे तो गलत है गलत है, क्या हो गया ये क्या हो गया, हमारे खलीफा है वो. अच्छा, अब खलीफा को जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपना एक तरीके से हेड मानती है कि ये हमारे माई बाप हैं, ये हेड है हमारे, है ना, हमारे मालिक है ये. अब इनके मालिक को उतार दिया, ये उतरो बेटा. तो फिर ये लोग सब गुस्सा हो गए. यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू होता है और यहाँ का फायदा उठाता है गांधी जी कि यार खिलाफत आंदोलन का फायदा उठा लो. लेकिन कांग्रेस कहती है नहीं 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 नहीं, रिलीजियस इशू को हम अपने मूवमेंट का आधार नहीं बनाना चाहिए. मोरल इशूज, एथिक्स इशूज. गांधी जी कहते हैं पागल ना बनो, चुपचाप ले लो वरना तुमसे होगा नहीं. गांधी जी समझ गए थे, तो फिर इन्होंने उसके साथ मान गए. बाद में मानना पड़ा उनको, गांधी जी की बात को क्या मना करेंगे. और क्या, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, तो देखो हुआ क्या. मुस्लिम ब्रिटेन्स रिफ्यूजल टू हेल्प टर्की, देन रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू सेट अप अ यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, मना कर दिया. विद पावर्स टू एफिलिएट कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया. यंगर मुस्लिम्स वर इन्फीरिएटेड बाई गवर्नमेंट रिप्रेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. And while League agreed to present joint constitutional demands with the Congress to the government, and the Congress accepted the Muslim League's position on separate electorate, which would continue till all the community demand joint electorate. Muslims were also granted a fixed proportion of seats in the legislature at all India and provincial levels. मतलब समझ में आ गया. पढ़ लो, नहीं आया तो आ जाना चाहिए. मैंने यही बात अभी हिंदी में समझाई थी आप लोगों को. ठीक है, तो मुस्लिम लीग के अपने ओन सेल्फ इंटरेस्ट थे टू अलाई विद द कांग्रेस रादर देन सीकिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जॉइंट डिमांड पुट की टू द गवर्नमेंट. क्या कहा, इस यूनियन से गवर्नमेंट को भी टेंशन हो गई, लेकिन अबे यार ये तो कैसे कैसे तो हम डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, अब ये साथ आ गए. साथ कब आए याद है, वही जब एक्सट्रीमिस्ट और तुम्हारे मॉडरेट साथ आए, यानी 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, याद रखना. ठीक है, कांग्रेस, अब सरकार को टेंशन हो गई कि यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई 1916 में. ये जब गड़बड़ हो गई कि क्या करें क्या करें, तभी तो आया था मोन्टागू का डिक्लेरेशन अगस्त. फटाफट डिक्लेरेशन निकालो जल्दी, इनको शांत करो फटाफट. 19 अगस्त 1917 में डिक्लेरेशन आ गया. होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा है एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट मिल गए, ये मिल गए, है ना, और ऊपर से फिर अभी मुस्लिम्स भी मिल गए. अरे भैया इनको संभालो यार. ठीक है, तो इससे मोन्टागू का स्टेटमेंट आया जिसे अगस्त डिक्लेरेशन 1917 भी कहते हैं. ये देखो, इस यूनियन से गवर्नमेंट को भी टेंशन हो गई, तो गवर्नमेंट ने भी सेल्फ गवर्नमेंट अपना गोल बता दिया. गवर्नमेंट पॉलिसी इज नाउ टू इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ये याद रखना, इंटीग्रल पार्ट देंगे, अलग अलग नहीं हो पाएगा तुमसे, होगा ही नहीं व्यवस्था. ठीक है, हो ही नहीं पाएगा तुमसे. 1917 आ गया, तो ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करनी है ना. ठीक है, करते हैं. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे इंट्रोड्यूस होगी, जब लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल लो, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनमें ऐसे मेंबर्स आएंगे जो उस हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ऐसे ये इंपॉर्टेंट बात है, तभी तो करेंगे. ठीक है, तो इन्होंने वो किया, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी. पहली चीज तो रिस्पॉन्सिबल बनाना है, काम देना है, धीरे धीरे हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, हम गवर्नमेंट्स को पावर देंगे, सारा पावर गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं रहेगा.
और लोगों के हाथ में भी जाएगा। तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस, इट वॉज अ 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट, इट वॉज दी 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है। 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या थी इसमें, बेसिकली ये थी कि जो प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट्स थी उसमें दो सब्जेक्ट्स कर दिए, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, यूनियन लिस्ट से एनालॉजी मिला लो, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो स्टेट सब्जेक्ट से एनालॉजी मिला लो। कॉन्करेंट या रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो थे उसकी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में ही थी, ठीक है। तो दिस बिकम्स नाउ दिस becomes the basis of Montfort reforms 1919. It replaced diarchy, right? Provincial autonomy replaced diarchy. बाद में 1935 में वो आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, ये यहाँ पे याद रख लेना कंपैरिजन के लिए कि डायरकी इंट्रोड्यूस कब करी, 1919 में करी। क्यों करी? क्योंकि इनको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिक्लेयर करनी थी, कि ब्रिटिश का गोल है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? क्योंकि लखनऊ का 1916 का सेशन तो मुस्लिम्स को एक साथ ले आता है, एक्सट्रीमिस्ट को और मॉडरेट्स को, सबको एक साथ लेके आ जाता है। ऊपर से होम रूल लीग एजिटेशन चल रहा था, इस वजह से। क्लियर? आगे अब देखो क्या था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। क्या था ये? देखो, ये इरा ऑफ मास नेशनलिज्म भी था। पढ़ते हैं, इमरजेंस ऑफ गांधी पढ़ो पहले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला इनका, ठीक है। चैप्टर 15 देखो, ये बताऊंगा आगे। देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मेन फीचर्स क्या हैं? ये हैं कि डायरकी इंट्रोड्यूस की, गवर्नर जनरल थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चल रहा है। वुमेन को राइट टू वोट मिला पहली बार, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड एंड 70% मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आई, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, अभी फिलहाल नहीं है। गोल ही तो डिक्लेयर किया है 1919 में कि हाँ करेंगे करेंगे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे भैया, ठीक है, करेंगे। और ये क्या नाम है, 1929 में आना था। इसमें यह भी बोला गया कि एक कमीशन एस्टैब्लिश किया जाएगा हर 10 साल बाद टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पैसा अब हम पे नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स के एक्सचेकर से पे होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब इंट्रोड्यूस हुआ? कब इंट्रोड्यूस हुआ? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस हुआ 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? पार्लियामेंट का मेंबर था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर तभी ना आएगा जब क्राउन लेगा। क्राउन ने टेक ओवर किया 1857 में। बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तभी आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। चलो, मोनफोर्ड रिफॉर्म्स क्या कह रहे हैं? रिलीज इन जुलाई 18, कांग्रेस मीट इन स्पेशल सेशन, अगस्त में मिली। जुलाई 1918 में इन्होंने मोनफोर्ड रिफॉर्म्स निकाला। अगस्त 18 में कांग्रेस मीट करती है, सिरे से निकाल देती है ये सब गलत है, हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा। अंडर हसन इमाम प्रेसिडेंसी, हसन इमाम की प्रेसिडेंसी के अंडर ये मिलते हैं। एंड डिक्लेयर्ड रिफॉर्म्स टू बी डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी। नाउ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 which was going on during 1914 to 1919, गांधी रिटर्न इन 1915। यहाँ से कहानी अब देखो इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी, ठीक है। यहाँ से कहानी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनेगी। देखिए, मैं ये कर दूंगा, इससे बढ़िया चलेगा। हाँ, ये भी सही चल रहा है, देखो। गांधी रिटर्न इन 1915 टू इंडिया। उसका हिज फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज चंपारण सत्याग्रह इन 1917। क्या था? गांधी जी आए 1915 में, आए जनवरी में। उसके बाद इनको ना टाइम लगा, पूरा देश घुमाए उन्होंने कि भैया पहले देखूं क्या व्यवस्था है, उसके बाद कुछ डिसाइड करूंगा क्या करना है। देश भर घूमते रहे 1.5 साल। फिर चंपारण का सत्याग्रह, इनको एक बंदे ने फ़ोन किया, सर दिक्कत हो गई है यहाँ पे, बिहार में बहुत दिक्कत चल रही है, ये अंग्रेज इंडिगो प्लांटर्स को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आया, अभी आया। गए गांधी जी गए और गांधी जी ने जाकर के अंग्रेजों को बोला, अंग्रेजों ने मना कर दिया, इशू को नोटिस कर दिया, गांधी एंड हिज कलीग शुड नॉट एंटर चंपारण। गांधी जी ने डिफाई कर दिया, अबे तुम तेल लगाओ यार, कैसे नहीं घुसेंगे, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। एंड दिस वाज अ न्यू मेथड टू दिस स्ट्रगल। अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया, भाई ये कैसा तरीका है, मतलब घुस भी गया और कुछ लड़ भी नहीं रहा और एग्रेशन भी नहीं है, ये कैसा तरीका है भाई। एंड में आके अंग्रेजों को मानना पड़ा।
मानना पड़ा तो अच्छा ये क्या था, वहाँ पे इंडिगो प्लांट करवा रहे थे फार्मर से अंग्रेज ज़बरदस्ती, इंडिगो प्लांट करो, क्यों? क्योंकि जर्मन की सिंथेटिक डाई आने वाली थी। ये पता था अंग्रेजों को कि भाई कुछ दिन में ये लुप्त होने ही वाला है, खत्म है इसका खेल, इसलिए जितना प्रॉफिट हो सके खींच लो फटाफट। ठीक है, ये हुआ। और फार्मर्स परेशान, इसमें 3/20 हिस्से में इनको इंडिगो उगाना बहुत जरूरी था, दैट वाज कॉल्ड टिंकातिया सिस्टम, वो इन्होंने बोला। ठीक है, तो गांधी जी 1917 में जाते हैं। ऐसे याद रखो, कैसे याद रहेगा 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, ऐसे याद रखो कि वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुई 1915 में गांधी आ गए। ठीक है, 1-1.5 साल भाई घूमने में लगेगा उन्हें, 17 में हो गया 2 साल बाद। ठीक है, 17-18 इनमें, और 18 में ही दो और हुए, बताता हूँ। देखो, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। गांधी जी वेंट टू चंपारण टू हेल्प पीसेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। He managed to compromise with planters that only 25% of the money taken should be compensated. Within the decade, planter left the area, and this was the unique method to confront British. ठीक है, हुआ ये व्यवस्था कि 3/20 का तिनखाटिया सिस्टम जो था उसमें अंग्रेज ने बहुत सारा पैसा ले लिया। तो जो भी पैसा उन्होंने लिया उसका सिर्फ 25% ही हम रीइंबर्स करेंगे फार्मर्स को उसका सिर्फ 25% ही रीइंबर्स करेंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया उनको। ऐसा बोला उन्होंने कि हम 25% ही रीइंबर्स करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। गांधी ने कहा ठीक है यार, तुम 25% ही कर दो, कहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा था, मिलेगा तो सही। दिस वॉज द फर्स्ट विन ऑफ गांधी। यूरोपियन, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, खैर मैंने बता दिया आपको। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में सीन क्या था कि ये हुआ, प्लेग फैल गया था इस टाइम पे। अब प्लेग कब फैला था, गूगल कर लो यार, हैं कर लेना। इस टाइम पे प्लेग फैल गया था। अब प्लेग फैलने के चक्कर में कोई आए नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 भी हो रही है और प्लेग भी फैल गया, बुरा हाल हो रखा है चारों तरफ। ठीक है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है। तो अब प्लेग फैल गया, तो प्लेग के चक्कर में कोई काम करने नहीं आ रहा कि भाई हम नहीं आ रहे, हमें प्लेग हो जाएगा। तो मिल ओनर्स ने बहुत पैसा बढ़ा दिया लोगों का कि पैसा देंगे दबा के, आओ काम करो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूरत पड़ रही थी, क्लोथ्स की, कॉटन की, बड़ी चीज़ों की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मिल ओनर्स ने कहा, तो मिल ओनर्स ने ज़्यादा पैसा दे के बुला लिया। उसके बाद फिर प्लेग खत्म हो गया। अब प्लेग खत्म हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब पैसा कम कर देंगे तुम्हारा, बैक टू स्क्वायर वन। उन्होंने कहा अरे ना, ऐसे कैसे व्यवस्था बनेगी, हमारा इतना वॉर चल रहा है और इतनी दिक्कत हो रही है, हमें इतना महंगाई हो गई है यार, ऐसे नहीं मान पाएंगे। वो माने नहीं। ठीक है, तो हुआ ये कि इन्होंने बोनस वर्कर्स ने डिमांड किया राइज ऑफ 50% इन देयर वेजेस सो दैट दे कैन मैनेज इन द टाइम ऑफ वॉर टाइम, राइट। तो इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई बिकॉज ऑफ वॉर के चक्कर में इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई, बट मिल ओनर्स वर रेडी टू गिव कि हम भाई 20% देंगे बस। ठीक है, सो वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, गांधी जी केम इन टू द पिक्चर एंड डिड फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड सो कॉम्प्रोमाइज एट 35% हाइक इन वेजेस, अनदर विक्ट्री फॉर गांधी। अब यहाँ पे एक सीन है, लेकिन गांधी को विक्ट्री क्यों मिली? गांधी के वो करने की वजह से, हंगर स्ट्राइक। ये तो भाई तेल लगाओ तुम यार, कोई भी बूढ़ा आके अगर वो करने लगे, स्ट्राइक करने लगे, तो जो मिल ओनर्स हैं जिनके पास इतना पैसा है वो लोड लेंगे किसी आदमी का? नहीं लेंगे। लेकिन क्यों लिया? क्योंकि जो मिल एसोसिएशन की चेयरमैन था, मिल एसोसिएशन का जो चेयरमैन था वो गांधी जी का दोस्त था, गांधी जी को बड़ा मानता था। साउथ अफ्रीका में काम देखा था उनका, फिर चंपारण देख लिया था, तो बड़ा मानता था। इस चक्कर में वो झुके कि यार अभी बुढ़ा नहीं मानना, कर दो, अब गलत मत है ना, जस्ट कह रहा हूँ ऐसे। मान नहीं रहा यार, इसको मानना पड़ेगा, मान ली इसकी बात। तो तब जाके इनकी बात मान ली कि यार मान लो, छोड़ो, फिर लोगों की सही बात भी है भाई, दिक्कत तो हो ही रही है। ऐसे करके दीज विक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ मासेस and he instigated belief into masses that his style of struggle is very effective। ये डिसाइड हो गया। ठीक है, अगला है खेड़ा सत्याग्रह, अगली क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज नोटिस करने वाली है। मैंने बताया था कि राजा राम मोहन रॉय वॉज
दिस द पर्सन हु वॉज पॉपुलर इन द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि बोल रहे हैं कि सुपीरियर सर्विसेज में इंडियंस होने चाहिए और गवर्नमेंट ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, ये बड़ी बड़ी बात है। गांधी जी इंस्टिगेटेड द मासेस। अब मासेस की बात उन्होंने की, तो एक चीज समझने वाली है कि मासेस को कैसे पटाया हुआ यार गांधी जी ने। गांधी जी ने मासेस को पटाया ऐसे कि भाई इनके फायदे की बात करो। अब देखो, अगर मुझे आपसे कोई काम कराना हो या मुझे आपके लिए कुछ, मेरे को आपसे कुछ कहना हो, तो आप अपना फायदा देखोगे ना कि यार मुझे क्या मिल रहा है रिटर्न में, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। या चाहे आप यूट्यूब पे शॉर्ट देख के पूरा समय बर्बाद कर दोगे, पर कोई अगर यूँ कह देगा कि यार चल जरा वहाँ चलना है काम से, तो नहीं उठ के जाओगे, नहीं नहीं यार टाइम नहीं है यार, ये यार क्या है यार, है ना। गांधी जी ने इनकी नब्ज पकड़ ली कि इनका क्या नीड है। इनकी नीड है पैसा मिल जाए, खाने को दाल चावल रोटी मिल जाए, चीज़ें मिल जाए, तब जाकर के ये कुछ नेशनलिज्म के बारे में सोचेंगे। और ऐसे करके धीरे धीरे गांधी जी ने टेम्पो बिल्ड किया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम द खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में है, देखो अभी ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया है। 1919 के बाद नॉन कॉपरेशन शुरू हो जाएगा, खिलाफत शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चौरी चौरा इंसिडेंट और फिर स्वराजिस्ट आइडियाज़ वगैरह आ जाते हैं। यहाँ से देखो, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, साइमन कमीशन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, फिर कैबिनेट मिशन आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा, सी राजगोपालाचारी आ जाएगा, वेवल प्लान आएगा 1945 में, देन माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान लागू होगा, इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। उसके बाद बेसिकली आपकी पॉलिटी शुरू, या बेसिकली पॉलिटी का हिस्सा होगा, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, थैंक यू, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।